किसान भाइयों और बहनों, राम राम, नमस्कार। पिछले कार्यक्रम में शहडोल जिले और संभाग में सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। हमने सोयाबीन की प्रमुख किस्मों के विषय में बात की थी। इसके लिए मिट्टी कौन सी उपयुक्त है, साथ ही साथ बीजोपचार की विधि, क्रांतिक अवस्थाओं, प्रमुख कीट और रोगों के विषय में लंबी चर्चा की थी। आज आकाशवाणी शहडोल के स्टूडियो में आ चुकी हैं डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव जी, और ये हैं कृषि विस्तार अधिकारी, कृषि विभाग शहडोल में। तो आइए उनसे परिचय लेते हैं। और सबसे पहले डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी शहडोल के स्टूडियो में। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव है। जैसे कि आपको बताया गया है, मैं कृषि विभाग शहडोल में पदस्थ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे, जैसा कि इन्होंने बताया कि खरीफ धान के अलावा और क्या अच्छा विकल्प है अपने पास जो यहाँ पे लगाते हैं। हम आज चर्चा करेंगे सोयाबीन की फसल पे। कैसे सोयाबीन की फसल को वैज्ञानिक तरीके से आप लगा सकते हैं, क्या क्या चीज उसमें कर सकते हैं, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में कुछ परिवर्तन आया है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे परिचर्चा करेंगे। जी श्रोताओं, जैसे अब आपने जान ही लिया है कि आज हम सोयाबीन के विषय में चर्चा करेंगे, सोयाबीन की वैज्ञानिक खेती। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ जानकारियां जो छूट गई थी वो अब सुनते हैं। ये सब जानकारी आपने दी है। एक जो आपने बताया था कि सफेद मक्खी जो होती है वो येलो मोजेक वायरस, पीला मोजेक वायरस जो होता है उसको भी फैलाती है, और साथ ही खुद भी वो पौधे को प्रभावित करती है। रस चूसक कीट है। इसके अलावा भी क्या कोई रोग या कीट जो व्याधियां हैं वो और परेशान कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, जो YMV है यानी येलो मोजेक वायरस के अलावा अपने इधर जो रोग देखने को मिलता है वो आपको चारकोल रॉट देखने को मिल जाएगा। अच्छा। चारकोल रॉट के अलावा आपको एंथ्रेक्नोज देखने के लिए मिल जाएगा। अब पहचान कैसे होगी? जो चारकोल रॉट होता है, अब इसमें ना पानी, जब अत्यधिक वर्षा होती, कभी कभी ऐसा होता है खरीफ के मौसम में 3-4 दिन 8 दिन इकट्ठा कंटिन्यू बारिश होने लग जाती लगातार, है ना, तो खेतों में पानी भर जाता है। अब पानी भर जाता है, अगर किसान निकास न बनाए, नालियां न बनाए, तो भाई वाटर लॉगिंग हो जाएगी, जल भरा हो जाएगा, तो जिसके कारण जो है एरेशन नहीं मिल पाएगा, हवा का संचार नहीं हो पाएगा, पोषक तत्व नहीं जा पाएंगे। तो क्या होगा वहां पे कि ये जो सर्कोस्पोरा के द्वारा फैलता है, यहाँ पे काला काला, आप जब उसको देखोगे उसके तने में, जब उसको उखाड़ोगे चारकोल रॉट को, तो काला काला उसमें आपको पदार्थ दिखेगा ना, और फिर वो सूख जाएगा। तो ये होता है चारकोल रॉट का। अब इसका कैसे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, कि कैसे इसके नियंत्रण किया जा सकता है? इसका नियंत्रण आप, जैसे कि मैंने बताया था आपको, कुछ प्राकृतिक में आप इसमें ना ब्रह्मास्त्र का भी यूज कर सकते हैं, नीमास्त्र का भी यूज कर सकते हैं, ये स्प्रे करके भी आप वो कर सकते हैं, इसका नियंत्रण कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था एंथ्रेक्नोज। अब एंथ्रेक्नोज जो होती है, ये बीमारी कैसे होती है, आप इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? जो एंथ्रेक्नोज होता है ना, ये जो आप पत्तियां जब देखेंगे तो भूरे भूरे कलर के आपको इसको धब्बे दिखने लगेंगे, और ये धीरे धीरे भूरे भूरे ऐसे बढ़ते जाएंगे कि आपकी जो पत्ती है वो सूखने टाइप की लग जाएगी। अच्छा। हाँ, जब ये सूखने लग जाएगी तो आप देखेंगे कि इसमें जो संचार है, जो पोषक तत्व प्रभाव, वो सब अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण कि आपकी फलियां भी नहीं बन पाएंगी, कम बनेंगी बहुत, है ना, जिससे कि आपके जो उत्पादन है उसमें थोड़ा कम आएगा, कमी आ जाएगी। अब इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? जैसे कुछ होते हैं कि जैविक विधि से नहीं होते हैं, कुछ ज्यादा मात्रा में आ गए, तो आप इनका कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? तो कुछ दवाई है, जैसे कि कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, इसका नाप 1.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इसका ऐसे जब आप वहाँ पे स्प्रे अगर कर दोगे तो इससे नियंत्रण आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। आपने कुल मिला के सोयाबीन की जो खेती के जो विभिन्न चरण हैं उसके विषय में बताया है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा था कि ये जो रोग व्याधियां या कीट व्याधियां हैं, जो रोग लगते हैं, ये मुख्य रूप से किस समय आता है? जो क्रांतिक अवस्था में, जैसे आपने बताया था कि फूल आने का जो है, उसके बाद फलियां आने का है, तो क्या उस समय आता है या शुरू से ही जो है ये प्रभावित करता है? ये कुछ कुछ जो होते हैं फूल आने के पहले से ही जो पत्तियों के खाते हैं वो लगने लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कीट होते हैं ये उसी समय ही लगते हैं, फलियां आने। हाँ,
फूल आते हैं, जब फलियां आते हैं, है ना, क्योंकि कुछ जो होते हैं वो फलियों को भी खाते हैं, कुछ जो होते हैं जब रस चूसते हैं, जैसे कि मैंने वायम्बी का बताया, है ना, ये सारी चीज। तो वो जो 2 टाइम होता है ना, उस टाइम पे आपके कीट प्रकोप भी अधिक हो जाते हैं। अच्छा। उस टाइम पे अपनी बीमारियां आने की भी वो रहती है, क्योंकि उनको नमी मिलता है उस टाइम पे जी। उनके हिसाब से, जैसे उनको अनुकूल होती परिस्थितियां उस हिसाब से उनको मिल जाता है। और वही परिस्थितियां पौधों के लिए भी चाहिए होती हैं भाई, उन्हें भी पानी चाहिए होता है, सारी चीजें चाहिए होती है। तो ये किसान भाइयों का, ये हमारा बनता है फर्ज कि भाई उस टाइम पे हम अपनी फसल की सुरक्षा करें, चाहे हम कोई भी विधि का इस्तेमाल करें, लेकिन अपने फसल को रोग से, कीट से और खरपतवार से बचाएं। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। सोयाबीन की जो वैज्ञानिक तरीके से जो खेती है शहडोल जिले में, विभिन्न प्रकार के चरण आपने बताए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हमारे किसान भाई जो इसको लगाना चाहते हैं, उनके लिए जो है एक रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है। और जो भी उनके सामने जो समस्याएं आ सकती थी, जो उनके संशय थे, जो उनको डाउट था, वो सब सारी चीजें जो है क्लियर हो चुकी होंगी, वो उनका समाधान उनको मिल चुका होगा। और भी अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि हमारे किसान भाइयों को, बहनों को, कि इसमें कोई समस्या आती है, तो निश्चित रूप से आप जो है कृषि विभाग शहडोल में और कृषि विज्ञान केंद्र में भी आप संपर्क कर सकते हैं। और जैसा मैडम ने बताया कि अगर ज्यादा जानकारी भी आपको चाहिए, तो आप जो कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज की ये जो जानकारी है, ये बहुत ही लाभप्रद है हमारे किसान भाइयों के लिए। खरीफ की फसल में सोयाबीन की जो खेती है वैज्ञानिक तरीके से शहडोल जिले में। चलते चलते जो है आप किसान भाइयों और बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस खरीफ फसल के लिए, क्योंकि जो है हमारे कई किसान भाई देखा देखी में भी कृषि करते हैं और कई फसलों की जो उपयोगिता है उसके विषय में भी वो जागरूक नहीं रह पाते। जैसे सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो हमारे खेतों में जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है। और अभी खेत बचाओ अभियान भी चल रहा है, तो उसके विषय में जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसान भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगी कि आप कोशिश करें अच्छे से खेती करने की। अगर आपको कोई भी समस्या आती है, उसके लिए कृषि विभाग है, उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र है, आपके साथ हम हमेशा खड़े हैं। और रही सोयाबीन की बात, तो सोयाबीन एक बहुत अच्छी फसल है। ये आपको आर्थिक रूप से भी मजबूत करती है, क्योंकि इससे तेल तो मिलता ही है, साथ ही साथ में इससे कुछ सोया पनीर भी इंसान बना सकते हैं, सोया स्टिक बन जाता है इससे, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज, अब खेत बचाव का जैसे कि कहा गया है ना, तो ये मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी में नाइट्रोजन को फिक्स करता है, स्थिरीकरण करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मतलब अगर आप कोई भी उर्वरक डालते हो, रासायनिक डालते हो, कुछ भी चीज डालते हो, तो आप अगर सोयाबीन आप लगाते हो या तो कोई भी लेग्यूम आप लगाते हो जिसमें राइजोबियम स्थिरीकरण करता है, तो 25% कम, आप समझ रहे, 25% कम रासायनिक इस्तेमाल होगा आपके उस खेत में। आपकी उत्पादन भी अच्छी होगी, जो गुणवत्ता वाला उत्पाद है वो भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ में मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी, जिससे जो एरेशन है, जो कि जिसमें वायु संचार होता है, वो भी अच्छा होगा आपकी मिट्टी का। सूक्ष्म जीव जो कि जो अनुपलब्ध हमारे पोषक तत्व उपलब्धता, वो भी अच्छे से करा सकते हैं पोषक तत्वों की। और साथ ही साथ में जब पानी रिसता है, नीचे जाता है, तो उस पानी को होल्ड करके रोक के भी रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिट्टी के लिए बहुत अच्छी हैं। और जब हमारी मिट्टी अच्छी होगी, तभी हम किसी भी खेत में कोई भी फसल लगा करके हम अपनी आर्थिक स्थिति भी सुधार सकते हैं और देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि कृपया करके आप लोग खेती अच्छे से करें। और हो सकता है कुछ लोग पुरानी विधि से करते हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे वातावरण में परिवर्तन आ रहा है, वैसे वैसे आप भी कोशिश करिए कि अपनी खेती में थोड़ा परिवर्तन लाइए, वैज्ञानिक तरीके से करिए। धन्यवाद जी। बहुत ही अच्छे संदेश के साथ और बहुत अच्छी जानकारी के साथ किसान भाई सोयाबीन की खेती जो है इस खरीफ मौसम में कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप तैयार रहिए। और आज जो ये जानकारी आपने दी है, डॉक्टर कल्पना श्रीवास्तव मैम, आप आकाशवाणी शहडोल के स्टूडियो में आई और साथ ही हमारे किसान भाइयों और बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं,
आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान भाइयों और बहनों, कोई भी कार्यक्रम अगर आप सुनना भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप आकाशवाणी शहडोल के YouTube चैनल में जाकर इन कार्यक्रमों को फिर से सुन सकते हैं। सर्च करें YouTube पर आकाशवाणी शहडोल, AKASHVANI SHAHDOL, यानी आकाशवाणी शहडोल। लिम के डंगाली जगे है करेला के नार, ठगवा कस पानी हाँ ठगे मुड़धर बैठे किसान। ये विधाता गमोर कैसे बचाबो करान, संगवारी गमोर कैसे बचाबो करान। लिम के डंगाली जगे है करेला के नार, ठगवा कस पानी हाँ ठगे मुड़धर बैठे किसान। ये विधाता गमोर कैसे बचाबो करान, संगवारी गमोर कैसे बचाबो करान। ये विधाता गमोर कैसे बचाबो करान, संगवारी गमोर कैसे बचाबो करान। लागे नोटप्पा कसे तो के सावन मधु पर बरदू असाड़े। लागे नोटप्पा कसे तो के सावन मधु पर बरदू असाड़े। लैकन मतारी जम्मो बुम्बी आवे रे अंगरा मा ठाड़े ठाड़े। लैकन मतारी जम्मो बुम्बी आवे रे अंगरा मा ठाड़े ठाड़े। बिजहा भुंजावे और खेते सुखावे, बिजहा भुंजावे और खेते सुखावे काबर साए भगवान। ये विधाता गमोर कैसे बचाबो करान, संगवारी गमोर कैसे बचाबो करान। लिम के डंगाली जगे है करेला के नार, ठगवा कस पानी हाँ ठगे मुड़धर बैठे किसान। ये विधाता गमोर कैसे बचाबो करान, संगवारी गमोर कैसे बचाबो करान। ये विधाता गमोर कैसे बचाबो करान, संगवारी गमोर कैसे बचाबो करान। छानी ले पानी हा गली खोर खपरा बीच बोहावे। छानी ले पानी हा गली खोर खपरा बीच बोहावे। बारी के सेमी बरबट्टी करेला मल्लूर टूर धाए तो पंजावे। बारी के सेमी बरबट्टी करेला मल्लूर टूर धाए तो पंजावे। रद 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 रोठ रोठ रेला में, रद 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 रोठ रोठ रेला में पूरा के बड़ नुकसान। ये विधाता गमोर कैसे बचाबो करान, संगवारी गमोर कैसे बचाबो करान। लिम
के डंगाली जगह करेला के ना ठगवा कस पानी हा ठगे मुड़ घर बैठे किसान ये विधाता गमोर कैसे बचावो परान संगवारी गमोर कैसे बचावो परान ये विधाता गमोर कैसे बचावो परान संगवारी गमोर कैसे बचावो परान धाने के पाने और संझा बिहाने मकीरा के पीरा समागे खाने के पानी और संजा बिहाने मकीरा के पीरा समागे माहू के रोना बदरा के टोना माँ जम्मो किसानी न दागे माहू के रोना यो बदरा के टोना माँ जम्मू किसानी न लागे सांस के समोनाऊ जिंदगी के दोना में सांस के समोनाऊ जिंदगी के दोना में पीरा हर हो गए जवान ये विधाता गमोर कैसे बचावो परान संगवारी गमोर कैसे बचावो परान नीम के डंगाली जगह करेला के ना ठगवा कस पानी हा ठगे मुड़ घर बैठे किसान ये विधाता गमोर कैसे बचावो परान संगवारी गमोर कैसे बचावो परान ये विधाता गमोर कैसे बचावो परान संगवारी गमोर कैसे बचावो परान ये विधाता गमोर कैसे बचावो परान संगवारी गमोर कैसे बचावो परान ये विधाता गमोर कैसे बचावो परान आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। किसान भाइयों और बहनों, कई बार हम काफी मेहनत करते हैं लेकिन सही दिशा निर्देशों के अभाव में कई जगह असफल हो जाते हैं। ऐसे में क्या करें? तो ऐसी ही एक चर्चा के माध्यम से इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। आइए सुनते हैं, शायद आपकी भी समस्या का समाधान हो जाए। किसान भाइयों बहनों, आज हम दोनों यानी कि मैं और श्री ललित कुमार गालो जी, जो कि सहायक संचालक हैं कृषि, चिंतामग्न बैठे हैं यहाँ पर। चिंता क्यों है? क्योंकि कृषि में इतना परिश्रम, इतनी मेहनत होने के बाद भी परिणाम हमको वैसे नहीं मिल रहे हैं जो मिलना चाहिए। सबसे पहले तो गालो जी का हम स्वागत करेंगे ताकि इस विषय पे चिंतन हो सके, कुछ बातचीत हो सके और ऐसा निष्कर्ष सामने आए जो कि हमें राह दिखाए, हमें मार्ग दिखाए। तो गालो जी, हम अपने इस महत्वपूर्ण चर्चा के विषय में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपसे बात हुई थी तो आपने बताया था कि लाभकारी कृषि के लिए स्वपोषी उत्पादन संघ बनाया जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। तो ये बताएं कि स्वपोषी उत्पादन संघ बोलने में लगता तो बहुत अच्छा है, पर ये होता क्या है, ये हमारे किसान भाई समझे तो सही। ऐसे किसान संघ जो स्वयं का पोषण कर सकें, स्वयं को संचालित कर सकें। जी। कृषक परिसंघ को अगर हम देखें तो ये किसानों के लिए, किसानों के द्वारा संचालित संस्था के रूप में कृषकों के बृहत समेत समूह का पंजीकृत वैधानिक मान्यता प्राप्त एक ऐसा संगठन माना जा सकता है जिसका मिशन, विजन, उद्देश्य एवं संचालन समूह अवधारणा पर आधारित होता है। जी। तो कुल मिला के हम इसको ठेठ शब्दों में बोल रहे हैं कि किसानों की स्वयं की एक कंपनी बनाई जाए। निश्चित रूप से। इस चर्चा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या परिदृश्य आप देख रहे हो अभी फिलहाल में? किसान भाई निरंतर नाना प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और अधिक से अधिक लाभ पाने के लिए, लाभकारी कृषि को करने के लिए लालायत हैं। जी जी। भूजल का स्तर निरंतर गिर रहा है। सही बात है। भूमि की उर्वरता घट रही है, खेती की लागत दिनों दिन बढ़ रही है, ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। किसानों के उत्पाद का लाभ बिचौलिए और उत्पाद का प्रसंस्करण करने वाले व्यापारियों द्वारा लिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर किसान राहर का उत्पादन करता है, राहर का जब विक्रय करता है तो उसको लाभ 4500-4600 का होता है और जब उसको दाल बनाया जाता है और दाल विक्रय के लिए बाजार में आती है तो वो 80 और 85 रुपए तक में बिकती है। सीधा सीधा दुगना फायदा प्रसंस्करणकर्ताओं को, बिचौलियों को और स्टॉकिस्टों को हो रहा है। जी। हमारे किसान भाई चाहेंगे कि सीधी सीधी समझ में आए बात कि स्वावलंबन कैसे हो। हमारे पुरातन काल में लोग कहते थे पराधीन सपने हो सुख नाही। आज आप जिन चीजों की भी आवश्यकता रखते हैं उसके लिए आप किसी दूसरे पर पराश्रित ना हो। जैसा कि उद्योग जगत में अनेक कंपनियां होती हैं जी। और वो अपना मार्केट में शेयर निकालती हैं, लोग उसमें पैसा लगाते हैं। कंपनियों को जो आर्थिक उपार्जन होता है उसका लाभ वो हितधारी लोगों को, जो शेयर होल्डर्स को देती हैं। समूह अवधारणा के आधार पर हम कृषकों को संगठित करें, गांव में एक कमर्शियली वायबल और कैपेबल संस्था बनाएं जो गांव के विकास के लिए स्वयं जागरूक हो। और उदाहरण के रूप में आज किसान को अगर बीज की आवश्यकता है या उर्वरक की आवश्यकता है तो वो उर्वरक बाजार से लेता है तो उसको काफी ऊंचे दामों में लेना पड़ता है जी। अगर कारखाने से उर्वरक ले तो
जो उर्वरक की कीमत है उस रेट पर उसको उर्वरक मिल सकता है, बशर्त है कि उसकी मांग ज्यादा हो। अगर किसान गांव में एक कंपनी बनाता है तो कंपनी में जो भी हितधारक किसान हैं वो अपनी मांग संकलित कर लें और संकलित मांग के आधार पर जो ज्यादा से ज्यादा उर्वरक हैं उनको इकट्ठे रूप से बुलाया जा सकता है। अन्यथा उर्वरक वितरण की चैनल इस ढंग की होती है कि सबसे पहले उर्वरक कारखाने में बनता है, उसके बाद वितरक को जाता है, फिर डीलर के पास जाता है, फिर डीलर से रिटेलर के पास जाता है, फिर रिटेलर से लोकल रिटेलर के पास आता है और इस ढंग से जो चीज है उसका रेट लगभग 25% अधिक बढ़ जाता है। तो आदान की व्यवस्था हो या सामग्री का विक्रय करना हो, अगर ये संयुक्त रूप से करें तो कंपनी के माध्यम से काफी फायदा इसमें हो सकता है। ये संघ जो है स्वपोषी उत्पादन संघ, ये क्या क्या काम और कर सकता है? कृषक संगठित रूप से आदान क्रय एवं विपणन कार्य करते हैं इसमें। दूसरा, सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों से ये अनुबंध कर सकते हैं। इसके साथ ही बैंक लिंकेज, मार्केट लिंकेज और नॉलेज लिंकेज यानी कि ज्ञान के जुड़ाव को करने के लिए कृषक परिसंघ विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से लिंकेज कर सकता है और वो सुविधाएं संयुक्त रूप से मुहैया हो सकती हैं। डीलरशिप का काम हो सकता है। परिसंघ चाहे तो बीज, उर्वरक, उपयोगी जो दवाइयां हैं उनकी डीलरशिप ले सकती है और उत्पादों को किफायती दरों पर आदान उपलब्ध हो सकता है। परिसंघ द्वारा विभिन्न तरह के आवश्यक लाइसेंस भी प्राप्त किए जा सकते हैं, जैसे मंडी का, विपणन का। इसके साथ ही बैंक ऋण हेतु बिजनेस प्लान भी कंपनी बना सकती है। परिसंघ द्वारा कृषि हेतु जो योजना या संकल्प लिए जाते हैं उन्हें दूरदर्शिता के आधार पर व्यावसायिक योजना का रूप दिया जाकर रणनीति बनाई जा सकती है। परिसंघ के सदस्यों को योजना के अनुरूप उत्पादन लेने हेतु सहयोग प्रदान किया जा सकता है। कंपनी ग्राम स्तर और संकुल स्तर पर उत्पाद एकत्र कर उचित बाजार में उचित मूल्य पर वितरण कर सकती है। इसके साथ ही कृषि उत्पाद जो होता है उसका श्रेणीकरण भी किया जा सकता है। बाजार की मांग के आधार पर श्रेणीकरण करके उचित समय पर उचित मूल्य प्राप्त करने का काम कंपनी कर सकती है। इसके साथ ही बीजोत्पादन का काम भी कर सकती है। अगर हर विकास खंड में 2 या 3 बीज उत्पादन संस्थाएं बन जाएं तो ये बीज की सामयिक व्यवस्था भी बड़ी अच्छे ढंग से हो सकती है। तकनीकी आधार पर बाजार से उत्पाद का पहलू ज्ञात कर उत्पादन तकनीक को हितग्राही तक विस्तारित किया जा सकता है, जैसे तेल प्रधान सोया अथवा खली प्रधान सोया उत्पादन को सुनिश्चित कर बाजार आधारित मांग को उत्पादन से जोड़कर लाभ कमाया जा सकता है। आज के समय में कैश क्रॉप को लोग बोते हैं और उसमें अधिक से अधिक लागत लगाते हैं और अधिक से अधिक आमदनी लेने की कोशिश करते हैं और उसके लिए ऋण भी लेते हैं। मगर देखा गया है कि वर्षा, अतिवर्षा, असमय वर्षा, अनियमित वर्षा, ओला पाला, इनकी दिक्कतों के कारण जब उत्पादन लाभ नहीं होता तो ये जो ऋण लिया जाता है इसका अंत ये होता है कि संबंधित की किसानी बिकती है। पुरातन काल में हमारे पूर्वज थे वो प्राय किसानी इस ढंग से करते थे कि वो सिर्फ कैश क्रॉप नहीं लगाते, सभी प्रकार की किसानी करते थे। उसको हम आत्मनिर्भर किसानी कहते थे कि उसमें पहले हम अपनी प्राथमिकताओं का उत्पादन करके अपना भरण पोषण करते थे और उसके बाद जो कुछ बचता था उसका विक्रय करते थे। कभी ऐसी स्थिति नहीं होती थी किसान जमीन से हाथ धोता था। इसी बात के लिए तो हम यहाँ बैठे हैं गालोजी, पर आपने मार्गदर्शन बहुत अच्छा दिया है और ये कंपनी या परिसंघ की अवधारणा है बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि एक समूह बने, उसमें काम को बराबर से विभाजित किया जाए। कुछ लोग कुछ ऐसा काम करें जो वो जानते हैं, कुछ लोग विक्रय का करें, कुछ लोग क्रय का करें, कुछ लोग सरकारी जो हिसाब किताब होते हैं उसका संभालने का काम करें। पूरा समूह बने और सब मिलके एक कंपनी जैसी गठित कर सकते हैं। जब इतनी बड़ी कंपनी या परिसंघ गठित होगा, स्वाभाविक है कि काम बढ़ेगा। तो ऐसे काम के बढ़ने के साथ साथ उनकी जो छवि है, उनकी जो विश्वसनीयता है वो भी बढ़ सकती है। उस दौरान वो सुविधा प्राप्त करने के लिए या मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शासकीय एजेंसियां हैं जिनसे वो लाभ ले सकते हैं? पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संपर्क कर सकते हैं, कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। आज जो कृषि हम कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज है सस्टेनेबिलिटी, निरंतरता। और उस निरंतरता को पाने के लिए कृषि और पशुपालन ये परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यान, जिन विधा से 4 पैसे किसान कमा सके सबसे उसको एक साथ जोड़ते जाना चाहिए और उन विभागों से जुड़ के अपनी क्षमता वर्धन करना चाहिए और उसके लिए उसको नॉलेज लिंकेज करना चाहिए। और जब किसान इस प्रकार की प्रक्रिया करेगा तब वो स्वयं अपने आप को सक्षम पाएगा और उसकी पराधीनता खत्म होगा और बाजार से जुड़ेगा और बाजार में उसका आधिपत्य होगा। तो ललित कुमार गालो जी, इस विषय पे मंथन करके जो निष्कर्ष सामने आया वो यही आया है कि सामूहिक खेती में जो लाभ हो सकता है, खासकर परिसंघ बना के, वो अन्य किसी तरीके से सामने फिलहाल तो नहीं है संभव। तो आपका इस मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शहडोल के YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए YouTube
में आप सर्च करें AKASHVANI SHAHDOL यानी आकाशवाणी शहडोल। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाड़ी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।